हेलो एवरीवन, हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क का डिफिनेशन देखा है। आज हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। क्लास 11th के लेवल से और क्या क्या इसमें हमें स्टडी करना है, बहुत सारी चीज़ें वो सभी को देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वर्क से कि वर्क क्या होता है। हम लोग पहले पढ़ा था बेसिकली कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सपोज ये डिस्प्लेस किया एक्स डायरेक्शन में, सपोज फॉर इजनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये डी डिस्टेंस ये मूव किया और फोर्स का कंपोनेंट या रिजल्टेंट फोर्स की जो बात है इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा, सपोज इसमें एफ फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में, तो हम लोग सिंपल बोलते हैं कि वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो लग रहा है और या डिस्टेंस जो मूवमेंट हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका प्रोडक्ट। या सिंपली हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि वर्क डन जो है, जो आपने देखा होगा एफ डॉट डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ से आपको ये भी पता चला होगा कि ये जो हमारा होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या आपको पहले से पता है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जांपल सपोज फोर्स यहाँ पर ऐसे लगा होता है और ये एंगल क्या हो जाता है थीटा, तो ये क्या होता है एफ कॉस थीटा। तो बेसिक डिफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कौन सा लग रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई क्या करते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी। सेम चीज़ आपको समझ में आया। तो बेसिक यही है, फाउंडेशन जो वर्क का डिफाइन किया गया है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट या उस फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में क्या लगा है, दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कंसाइज कर दिया कि डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ये क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको पहले से पता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका हो जाता है न्यूटन मीटर, या यूजुअली इसको जूल भी हम लोग बोलते हैं। अब बात है कि फोर्स प्लस माइनस कब होता है, तो यहाँ से आप सिंपल समझ सकते हो कि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा यानी कि थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री है तो हमारा वर्क क्या हो रहा है पॉजिटिव, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव। थीटा 180 डिग्री, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स अगर ऐसे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो गया, वर्क डन हमारा निगेटिव। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये दो केस है, बाकी अगर 90 डिग्री पर है तो वर्क डन हमारा क्या हो गया 0। ओके, तो बेसिक हम लोग वर्क डन के बारे में पहले से पता था, बेसिक डिफिनेशन देखा और किस तरीके से ये चेंज होते हैं इस चीज़ को हमने देखा। इसको आप नोट करो। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा और देखने वाले हैं। ये चीज़ अगर समझ में आ गया कि वर्क क्या है, थोड़ा सा एक ग्लिम्स था, आप पहले भी आपने देखा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं अपने नॉलेज को। आपको पता है कि सपोज हमने बोला, हम लोग पहले स्टार्टिंग में इजी तरीके से कर रहे हैं, फिर इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में जाएंगे, राइट। सपोज करो कि हमारा ये एक पॉइंट है कोई ए, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता गया, ये बी पॉइंट तक आता है, राइट। अब यहाँ पर फोर्स एक अप्लाई हो रहा है, दैट इज एफ। और मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग अभी प्रेजेंटली हम लोग थॉट्स कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, जहाँ मर्जी लो, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग दिखने के लिए जो माइंड में एक सेट है कहाँ जो हॉरिजॉन्टल रहता है, मैंने एक्स ले लिया, राइट। अब यहाँ पर वर्क डन निकालना चाहते हैं कि ए से बी जाने में क्या वर्क डन है। सपोज करो कि इसका मास एम है,
तो अगर यहाँ से अगर बात बोले कि अगर स्मॉल हम लोग यहाँ से कोई चंक टुकड़ा ले लें इस पाथ का, स्मॉल स्पेस, फोर्स लग रहा, और इसको हम लोग बोल दें कि ये dx है। पहले वाली कहानी आपको पता है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो तो आप, dw यानी स्मॉल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, f dx। एफ इसी डायरेक्शन में लगा दिया, अपोजिट होता निगेटिव होता, वो बात की बात है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब एक बात समझो कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट होगा 0 से W, कहाँ, A टू B। ये नोटेशन है, वर्क डन फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। ओके, यहाँ पर क्या है हमारा F को क्या कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dx, फोर्स। बहुत अच्छी बात, इसको कैसा कर सकते हैं, मास इनटू dv बाई dt इंटू dx, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब आप देखो ये dx बाई dt हमारा क्या हो गया, v, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ हो गया सपोज ये हमारा डिस्टेंस r है, सपोज 0 टू r, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाया हमने, 0 टू r। अब यहाँ पर हमने किया m v, dx बाई dt क्या है, v dv, ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी रेट से स्टार्ट हुआ तो 0 ले लिए, अगर कोई वेलोसिटी हुआ तो वो यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारा ऐसा कर दो va, ठीक है, यहाँ हो गया vb। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि हाफ m v स्क्वायर va टू vb। va क्या है, इनिशियल जो है रेस्ट से शुरू हुआ है, अभी इजी केस में ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए क्या इजनेस है। बेसिकली ये क्या हो गया, हाफ m v b स्क्वायर माइनस 0, यानी सिंपली क्या हो गया, हाफ m v b स्क्वायर। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये जो टर्म आपने लिया, यहाँ क्या हो गया, W, वर्क डन फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B जो हुआ है हमारा हाफ m v b स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कहीं अप्लाई हो रहा है, वर्क डन अगर हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो चेंज इन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ हमारा जो जितना वर्क डन हुआ है उसके बराबर काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम का हो जाएगा। तो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या समझ में आया कि नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ m v स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझे कि जो वर्क डन होता है किसी पार्टिकल पर, उसके कारण जो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। आगे इसको देखते हैं, चलो आप इसको नोट करो आप। ठीक है, तभी हम लोग सिंप्लीफाई देखे थे। अगर मन में कुछ क्वेश्चन है तो अभी आपको दूर हो जाएगा अगला चीज़ देखकर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं आसान से आसान, और जो प्री रिक्विजिट आपके इसका जो सोचने समझने का नॉलेज का जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है, जो आप जानते हो, उसी को लेकर धीरे धीरे बिल्ड करें, और एक्चुअल जो कंसेप्ट है एक जनरलाइज फॉर्म में आप समझ सको। मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े कोई चीज़,
आप समझ के करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो, अभी हमने सिंपल केस लिया था कि नहीं जी, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है, उसको फोर्स लगा, डिस्प्लेस हुआ, कितना वर्क डन हुआ, और वर्क डन हमारे इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी है। अब हम लोग जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जैसे जेड एक्सिस। अब दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट इसके पास है, ये जो पॉइंट है इसका भी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है। अब बाय द वे हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं, राइट? देख रहे हो ना, 3D कोशिश किया हो कि आपको दिखे, ये कहीं ना कहीं ऐसे है, कुछ यहाँ पर है एक्स वाई एंड जेड, तो कुछ पॉइंट ऐसे है, तो यहाँ पर इसका एक्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ मूव किया तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। बिल्कुल जनरलाइज हमने ले लिया, अभी हमने एक पर्टिकुलर लिया था। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई एक सेगमेंट हमारा डी आर है, और यहाँ पर कुछ फोर्स ऐसे एफ लग रहा है, यहाँ पर सेगमेंट कोई डी आर है, यहाँ पर फोर्स कुछ जो भी लग रहा है एफ डैश लग रहा है, जो भी हो फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स एक फंक्शन हो गया, यानी फोर्स भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रहा हो या मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हो, और डी आर जो हमारा है स्मॉल लेंथ लिया। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग निकाल दें कि स्मॉल वर्क डन क्या है, मेरी बात समझना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स, तो फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ के एफ जेड के। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 3 कंपोनेंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात बोलें कि हाँ जी ये है, इसका अगर कंपोनेंट ले तो क्या होगा, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। वेक्टर में ये चीज़ हमने डिस्कस किया है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बेसिकली पोजीशन है ये डी आर का, तो डी आर का पोजीशन होगा तो स्मॉल क्या होगा, डी एक्स होगा, डी वाई में कुछ होगा, कुछ डी जेड होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऐसा यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं एक्स ये है ना, इस लेंथ, कहीं ना कहीं ये वाई भी है, और जो ये मूव करके यहाँ तक ये जेड लेंथ है, जैसे एक्स वाई जेड कंपोनेंट है ना कुछ एक्स वाई जेड कंपोनेंट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से जहाँ हम लिखा, अगर यहाँ से हम लोग बात बोले कि नहीं स्मॉल वर्क क्या होगा, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं एफ डॉट डी आर, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर सारे जीरो हो जाते हैं, थीटा अगर 90 हो जाए तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ऐसा कुछ रह जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ अगर इंटीग्रेट कर दें, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट हम लोग करेंगे। यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी फिर बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स 0 to x एफ वाई
dy 0 to y। अब समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए जो फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना बर्डन कर रहा है, सबको हम लोग इंडिविजुअली ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है। एफ जेड 0 to z। अब ये पता है आपको कि एफ एक्स हमने भी देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मास वी एक्स डी वी एक्स। कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो एक लिख के दिखाता हूं, फिर आपको सब दिख जाएगा। एम ए एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। समझ में आया? यही तो हमने लिखा था यहाँ पर, अब समझ में आया? और ये हमारा क्या हो जाएगा, एम वी एक्स डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वी एक्स इंटू डी वी एक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ लिख देंगे, वी एक्स क्या है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है वो लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एम वी एक्स डी वी एक्स, एक्स हटाते सिंपल क्या होता है, एम वी डी वी लिखते थे ना, यहाँ क्या हो गया, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर दिया हमने। यहाँ पर क्या है, इनिशियल हमारा 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्योंकि 0 है, ए पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेके सॉरी दिस इज रेस्ट नहीं, हम लोग और जनरलाइज लेते हैं, बी एक्स एंड वी ए एक्स, यानी कि ए पॉइंट से इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, तो जिस समय 0 था इसका डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या था, वी ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट, बी पर पहुंचा, तो यहाँ क्या था, डिस्टेंस एक्स, तो यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी ऑफ बी एट पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यहाँ से क्या हो गया, एम वी वाई डी वी वाई, velocity at b in the direction of y plus m vz dvz, velocity at a in the direction of z, velocity of b in the direction of z। समझ में आया ये कैसे हो रहा है, x यहाँ डिस्टेंस x था, हमारा वेरिएबल कैसा आ गया है, वेलोसिटी के टर्म में, तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या था ये हमने देखा। अब ये कंप्लीट जनरलाइज फॉर्म है ये, अब यहाँ रेस्ट पर भी हो सकता है, कोई मोशन भी हो सकता है, कंप्लीट रेस्ट हो गया तो वी एक्स 0 हो जाएगा, वी ए वाई 0 हो जाएगा, वी ए 0 होगा, कुछ है तो कुछ रहेगा, तो कंप्लीट जनरलाइज फॉर्म में हमने लिया। अगर यहाँ कुछ तकलीफ है तो समझो कहीं ना कहीं आप वेक्टर नहीं समझे हो प्रॉपरली, आपसे रिक्वेस्ट है आप वेक्टर सर्च मारो एड्यूफ्लक्स, जाके सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट क्या है, कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, सारे कुछ मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, हाफ एम वी एक्स वी ए एक्स वी बी एक्स प्लस हाफ एम वी वाई सॉरी स्क्वायर वी ए वाई वी बी वाई प्लस हाफ एम वी जेड होल स्क्वायर वी ए जेड एंड वी बी जेड। ठीक है, ये बताने का मतलब है कि समझो कैसे होता है, तो मन में जो क्यूरियोसिटी है ना कैसे आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। और कभी भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होगा तो जब जनरलाइज कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो मोस्ट जनरलाइज फॉर्म जो है वो वर्क निकालने का मैं आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ, या कैसे उसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल लगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पटा से नहीं लगा कि क्या इतना लंबा चौड़ा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्या आ गया हमारे पास, हाफ एम वी बी एक्स होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए एक्स होल स्क्वायर, पहला। दूसरा, हाफ एम वी ए वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ एम, सॉरी दिस इज बी अपर लिमिट, लोअर लिमिट वी ए वाई होल स्क्वायर। प्लस हाफ एम वी बी जेड होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए जेड होल स्क्वायर। ओके, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया कंप्लीटली, ये आपको दिख गया क्या है एक्सपेंशन के बाद। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बी एक्स बी वाई बी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब यहाँ से आप कोशिश करोगे तो देखो आप यहाँ से आपको क्या निकला, ये कहीं ना कहीं समहाउ काइनेटिक एनर्जी है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का। तो यहाँ से आपका आ गया हाफ एम, देखो तो वी बी एक्स होल स्क्वायर प्लस वी बी वाई होल स्क्वायर प्लस वी बी जेड होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए एक्स होल स्क्वायर, वी ए एक्स होल स्क्वायर प्लस, माइनस से माइनस कॉमन है, वी ए वाई होल स्क्वायर प्लस वी ए जेड होल स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या है, ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी था। अगर बी पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर वेलोसिटी एट बी पॉइंट ऐसे लिखते तो हम लोग क्या लिखते, वी बी एक्स आई प्लस वी बी वाई जे प्लस वी बी जेड के। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है, सपोज 5 है, तो 5 मीटर का एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है, इसको बी वाई से लिखा, और जेड कंपोनेंट कितना है। और इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे आप, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे, मोड ऑफ वी बी, ये है ना, आपने वेक्टर पढ़ा है ना, तो क्या करोगे, सिंपली वी बी एक्स होल स्क्वायर प्लस वी बी वाई होल स्क्वायर प्लस वी बी जेड होल स्क्वायर, यही आप लिखोगे ना, तो यही तो टर्म लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज वी बी होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात है। और ये देखो एक्स ए वाई जेड, तो ये क्या है, दिस इज वी ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया कि बेसिकली क्या है, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। आया समझ में। तो ये बेसिकली जो हमारा वर्क डन हुआ ए टू बी, यही हमने निकाला था ना अभी। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट एक जनरलाइज फॉर्म में है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हो रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है।
तो रिजल्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, जो ही वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट का माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, या इसको आप ऐसा लिख दो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो भी आप पढ़ते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक बात समझना है, यहाँ इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। टोटल रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि जितने किस्म का फोर्स लग रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, टोटल फोर्स के मिला के जो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि फोर्स कांस्टेंट रहे, ऐसा भी पॉसिबल है कि फोर्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज करे, ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ से F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से F2 लग रहा है और यहाँ से F3 लग रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है, वैल्यू अलग है। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स लगने से जो इस पर वर्क डन हो रहा है उसके कारण जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन का, रिजल्टेंट फोर्स। या सिंपली आप ऐसा कर सकते हो, इंडिविजुअल F1 के कारण निकाल दो, F2 के निकालो, F3 के निकालो, कि जो भी होता है उस सारे को आप ऐड कर सकते हो, जो भी तरीका हो। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है उसके कारण जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। ओके, आप नोट करो।